हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडावल स्टडी पॉइंट में। और मैं हूं राजिद और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं बिहार बोर्ड 12th क्लास 100 मार्क्स हिंदी का जितना भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है वही इस वीडियो में लेकर आया हूं। एकदम वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ओके, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। अगर एक बार में न समझ में आए तो वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, और इन सभी जितने भी क्वेश्चन इसमें होंगे उस सभी को एकदम मुंह पर याद रखना है। ओके, उस सभी का क्वेश्चन का आंसर एकदम मुंह पर याद रखना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, कोई भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही को जाएगा जो बेल आइकन को ऑल पर सेट किए हुए। ओके, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। उस सभी का आंसर या कोई भी दिक्कत है तो उसका सल्यूशन मैं बताऊंगा। ओके, तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है गैंग्रीन क्या है। गैंग्रीन क्या है तो देख लीजिए, गैंग्रीन एक जानलेवा बीमारी है, ठीक। और ये क्या है कि कांटे के चुभने पर उसे नहीं निकालने से वह हिस्सा नासूर बन जाता है जो ऑपरेशन से ही ठीक होता है। ओके, यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि गैंग्रीन एक जानलेवा बीमारी, कैसी बीमारी है, जानलेवा बीमारी है। और ये कांटा का चुभने से होता है, और जब कांटा को न निकालेंगे तो हिस्सा क्या होता है, नासूर हो जाता है। यानी कहते हैं ना कि एकदम अजीब हो गया है, ठीक है ना। ठीक, तो वही एकदम अजीब हो जाता है, कांटा चुभने पर भयानक घाव हो जाता है। ओके, और इसको ठीक करने के लिए ऑपरेशन किया जाता है। ओके, और देख लीजिए ऑपरेशन में क्या किया जाता है कि इस बीमारी में उस प्रभावित हिस्से को काटना पड़ता है। यानी ये गैंग्रीन जो बीमारी है, जिस हिस्से पर आपका हो गया, पैर हाथ जहाँ पर भी हो गया उस हिस्से को काटना पड़ता है, नहीं तो कोई उपाय नहीं है, वो घाव धीरे धीरे फैलता जाएगा। ओके, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि गैंग्रीन एक जानलेवा बीमारी है। ओके, और ये कांटा के चुभने से होता है, इसको ऑपरेशन के माध्यम से ठीक किया जाता है, और इसमें जो प्रभावित अंग होगा, हिस्सा होगा, उसको काटना पड़ता है। ओके, तभी आपका गैंग्रीन खत्म होगा, नहीं तो वो धीरे धीरे फैलते रहेगा। इसलिए कभी भी आप लोग को कांटा चुभे तो उसी टाइम कांटा को निकाल देना, ताकि आप लोग को भी गैंग्रीन नामक रोग ना हो। ओके, नहीं तो आपके प्रभावित हिस्से को काटना पड़ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न है कि तुलसी की भूख किस वस्तु की है। तुलसीदास, उनकी भूख किस वस्तु का है। तो चलिए देख लेते हैं कि तुलसीदास को बचपन से ही प्रभु श्री राम की भक्ति की भूख है। ओके, यानी जो तुलसीदास है वो श्री राम जी के बहुत ही बड़े भक्त है, तो उनका जो भूख है वो बचपन से ही श्री राम की भक्ति का भूख है। ओके, उनको इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे है कि तुलसी जी को सोते जागते उठते श्री राम से विनती करते हैं कि मुझे भक्ति रूपी भोजन पेट भर खिला दीजिए, जिससे मेरा ध्यान सिर्फ आपकी भक्ति पर हो। और ये क्या है कि श्री राम से आग्रह करते हैं कि आप मुझे ऐसा भक्ति रूपी भोजन भरपेट खिला दीजिए ताकि मैं आपका ही भक्त रहूं और आपके सिवा मुझे कोई और न दिखे, मैं सिर्फ आपका ही भक्ति करता रहा हूँ। इसलिए वो सोते जागते उठते खाते पीते सब क्या करते हैं कि श्री राम को यही विनती करते हैं। ओके, तो आप सभी को आंसर पता चल गया है कि तुलसीदास को किसका भूख है, किस वस्तु का भूख है। चलिए आगे देख लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि अगर हम में वाक्य शक्ति न होती तो क्या होता। अगर हम में वाक्य शक्ति न होती तो हमारा क्या होता। तो चलिए इसका आंसर है कि मनुष्य को ईश्वर के द्वारा दिया गया अनमोल तोहफा है वाक्य शक्ति। क्या है वाक्य शक्ति? एक बहुत ही अनमोल तोहफा है जो ईश्वर के द्वारा हमें दिया गया है। ओके, बिना इसके हम दूसरों से बात नहीं कर सकते हैं, पूरी दुनिया गूंगी होती और हम पशु के जैसे होते। ओके, यानी आप सभी को पता है कि अगर हम में वाक शक्ति ना हो, यानी हमें बोलने की हमें क्षमता ना हो, तो हम कैसे होंगे, एकदम गूंगा हो जाएंगे, ठीक है ना। हम किसी से बातचीत नहीं कर पाएंगे, अपना विचार किसी को बता नहीं पाएंगे, तो एक जस्ट लाइक हम लोग एक पशु के तरह हो जाएंगे। जैसे कि पशु भी किसी से बातचीत नहीं कर पाता है, एकदम चुप रहता है, भूख लगने पर अपने आवाज में तरह तरह की
हरकत करता है तो हम लोग को पता चलता है कि हाँ इसे भूख लगा है, ठीक है। तो वैसी मनुष्य भी हो जाता जब उसमें वाक्य शक्ति नहीं होती। तो इसलिए कहा जाता है कि ईश्वर के द्वारा दिया गया यह एक अनमोल तोहफा है। ओके, चलिए, आशा करता हूँ कि आपको ये सारे आंसर समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। और अगर आपको किसी भी चीज़ का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, एकदम मुफ्त में, एकदम फ्री में आपको सारा पीडीएफ मिल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन हो जाइए। ओके, चलिए आगे है। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है, अर्थ स्पष्ट करें, ठीक है। यानी जिस पुरुष में नारी का गुण नहीं है वो अपूर्ण नहीं है, वो पूरा नहीं है, ठीक है। इसके बारे में अर्थ स्पष्ट करते हैं, चलिए देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर के निबंध अर्धनारीश्वर की है। दिनकर जी कहते हैं कि नारी में दया, ममता, स्नेह और त्याग का गुण होता है। नारी में क्या होता है? दया, ममता, स्नेह और त्याग का गुण होता है। ओके, यही सब गुण के कारण नारी को ममता की देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नारी को ममता की देवी कहा जाता है। ओके, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक। फिर आगे है कि अगर यही सब गुण पुरुष में भी आ जाए तो उनका छवि समाज में और बेहतर हो जाएगा। ओके, इसीलिए कहते हैं कि अगर किसी भी पुरुष में अगर नारी का गुण नहीं है तो वो अभी अपूर्ण है। अगर उसमें नारी का गुण आ जाता है, यानी उसमें दया, ममता, स्नेह, त्याग, क्षमा करने का क्षमता, ये सब आ जाए तो आप एकदम पूर्ण पुरुष बन जाइएगा, ठीक है ना। यानी नारी का गुण आप में होना आवश्यक है, ठीक। तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला देखते हैं, 5 नंबर। लहना सिंह कौन था? लहना सिंह कौन था? तो देख लेते इसका आंसर। लहना सिंह उसने कहा था का एक वीर योद्धा और सच्चा प्रेमी था। उसने कहा एक चैप्टर है आपका, सेकंड चैप्टर। अगर आप चैप्टर ये सब नहीं पढ़े हैं हिंदी का चैप्टर तो आप मेरे चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट हिंदी क्लास 12th में, और वहाँ से आपको सारा हिंदी का सारा चैप्टर का समरी, भावार्थ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब कुछ एक लाइन से एकदम मिल जाएगा। कोई खोजने का जरूरत नहीं है, एकदम चैप्टर बाय चैप्टर बना हुआ है, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए। ओके, बिना कोई दिक्कत के, ठीक। तो आपको यहाँ पता चल गया कि उसने कहा एक चैप्टर है आपका, ठीक है ना, सेकंड चैप्टर है, उसमें लहना सिंह थे, ठीक है ना, और ये एक वीर योद्धा थे। क्या थे? एक वीर योद्धा और सच्चे प्रेमी थे। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है कि लहना सिंह जर्मनी की लड़ाई में लड़े जाने वाले नंबर 77 सिख राइफल के जमादार थे। कौन थे लहना सिंह? कि वो लड़ाई में लड़ने वाले जो 77 सिख राइफल के वो एक जमादार थे। क्या थे? जमादार थे। ओके, चलिए, तो ये सबका आंसर समझ में आ रहा है तो वीडियो को एकदम लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। अगला है 6 नंबर की नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हुई? नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हुई? तो चलिए इसका भी आंसर मैंने बता दिया है अपने चैप्टर में, लेकिन यहाँ भी बता देता हूँ कि दुनिया में कृषि का विकास होते ही नारी की पराधीनता शुरू हो गई। कब? जब दुनिया में कृषि का विकास, खेती का विकास हुआ, तब से ही नारी की पराधीनता शुरू हो गई। ओके, आगे है कि इसके बाद से ही नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा, और कृषि का विकास होने के बाद ही नारी को घर में रखा गया और पुरुष लोग बाहर जाकर काम करने लगे। ओके, इसके कारण ही नारी की आज़ादी छीन ली गई, यहाँ तक कि नारी का जीवन पुरुष के मर्जी पर रह गया, ठीक है। यानी पुरुष के मर्जी पर रह गया। कहने का तात्पर्य कि पुरुष ही बताता है कि तुमको ऐसे करना है, वैसे करना है, ठीक है ना। तो वो नारी की जो आज़ादी है वो छीन गई। कब? कृषि के बाद। पराधीनता यानी उस पर रोक टोक लगने लगा, ठीक है ना। नारी पर रोक टोक लगने लगा कि हाँ तुमको ऐसे करना है, वैसे करना है, यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, ठीक है ना। तो कब? कृषि का जब प्रारंभ हुआ दुनिया में, तब उसी समय क्या हुआ कि नारी जो भी थी उस सबको कहा गया कि आप घर में रहिए, आप घर का काम काज संभालिए, घर का काम काज समझिए, घर का जो भी काम काज है उसको संभालिए, और जो पुरुष है वो बाहर जाकर काम करेंगे, ठीक। और उनकी आज़ादी छीन ली गई, और जो नारी का जीवन है वो पुरुष के मर्जी पर रह गया, ठीक। तो इसका आंसर समझ में आया तो एकदम लाइक कर ही दीजिए। ओके,
चलिए आगे देख लेते हैं कि तिरिच क्या है, कहानी में यह किसका प्रतीक है। ओके, चलिए देख लेते हैं कि तिरिच क्या है और कहानी में इसका क्या प्रतीक है। तो तिरिच छिपकली की प्रजाति का एक विषैला जानवर है। तिरिच क्या है, ये तिरिच जो है एक छिपकली की प्रजाति का विषैला जानवर है। ओके, यानी आप देखे होंगे जिसको हम लोग कहते हैं अपने गांव वाले भाषा में गोसाप, ठीक है ना, एक छिपकली की तरह होता है, बड़ा सा होता है, ठीक, जिसके काटने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। इसमें बताया गया है कि मानव की हिंसक गतिविधि तिरिच से भी अधिक घातक है। ओके, यानी इसमें बताया गया कि तिरिच नामक एक जानवर है जो छिपकली का ही एक प्रजाति है और यह बहुत ही विषैला होता है और इसके काटने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात बताया है कि इससे भी खतरनाक क्या है कि मानव की हिंसक गतिविधि तिरिच के जहर से भी ज़्यादा खतरनाक है। यानी जब लेखक के पिताजी को तिरिच काटा था तो उस समय वो ठीक थे एकदम लगभग में, लेकिन उनके साथ मानव के द्वारा हिंसा किया गया, जहाँ भी गए उनको मारा पीटा गया, जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई। लेखक भी कहते हैं कि हो सके मेरे पिताजी की मृत्यु तिरिच के काटने से नहीं, लोगों के मारने से हुई है। ओके, तो ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा हम लोग जो है मानव है, इनकी जो हिंसक गतिविधि है वो तिरिच के जहर से ज़्यादा ही घातक है। ओके, क्योंकि लेखक के पिताजी को कई जगह पर मारा फटकारा गया था, जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई थी शाम को। ओके, चलिए 8वां प्रश्न है दम। अगर आपको समझ में आ रहा है, सीख मिल रहा है कुछ, तो वीडियो को एकदम लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, अधिनायक शीर्षक कविता का भावार्थ लिखिए। अधिनायक शीर्षक कविता का भावार्थ लिखिए। तो चलिए देख लेते हैं कि अधिनायक शीर्षक कविता में रघुवीर सहाय कहना चाहते हैं कि आज़ादी के बाद भी भारत के आम जनता, आज़ादी के बाद भी भारत की आम जनता की जिंदगी में कोई सुधार नहीं हुआ है। और जो अधिनायक शीर्षक है उसमें कवि, उस कविता में कवि कहते हैं रघुवीर सहाय कि आज़ादी तो भारत को मिल गई, लेकिन उनकी जो आम जनता है वो, उनका जो भी अभी जीवन है वो पहले के ही तरह, उसमें कोई सुधार नहीं आया है, वो अभी तक पिछड़े हुए हैं। ओके, पहले अंग्रेज के गुलाम थे और अब ये सत्ताधारी नेताओं के गुलाम हैं जो अपना गुणगान करवा रहे हैं। ओके, और यहाँ पर फिर बोलते हैं कि जो आज़ादी के बाद तो भारत में सब कुछ चेंज हुआ, लेकिन जो आम लोग हैं उनका ज़िंदगी चेंज नहीं हुआ और अभी भी क्या है कि लोग गुलाम ही है। पहले गुलाम थे अंग्रेजों के, अब सत्ताधारी नेताओं के गुलाम है और वो अपना गुणगान इन आम लोगों से करवा रहा है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है। ठीक, 9 नंबर है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है। तो चलिए इसका देख लेते हैं आंसर। डायरी लिखना मुश्किल इसलिए होता है कि इसमें अपने जीवन से जुड़ी हर बातों को सच सच लिखना होता है। ओके, यानी डायरी लिखना कोई आम बात नहीं है, ठीक है ना। जो लोग सोचते हैं कि डायरी, यार डायरी क्या है, लेना है अपने बारे में लिख देना, नहीं नहीं बुआ, उतना आसान नहीं है डायरी लिखना। डायरी लिखना का मतलब होता है आप अपने बारे में सारी बातों को एकदम सच सच, आपने क्या गलत काम किया, क्या सही काम किया, इस सारी बातों को आपको लिखना है। अगर आप डायरी लिखने लगेंगे ना तो आप एक अच्छा व्यक्ति बनने लगेंगे, क्योंकि आप डायरी लिखिएगा, डायरी में आप जो गलत काम किए उसको लिखिएगा और लिखते समय आपको अपने से घृणा महसूस होगा कि अरे मैंने इतना गलत काम कर दिया। तो अब आप सोचेंगे नहीं नहीं अगली बार से ये काम नहीं करना है। तो उस काम करने के बाद से पहले आप कई बार सोचिएगा, 100 मरते 1000 मरते सोचिएगा कि नहीं हमें ये काम नहीं करना है, क्योंकि मुझे फिर अपने डायरी में सारी सच सच बात लिखना है। अगर कोई मेरा डायरी पढ़ता है तो मेरे बारे में क्या सोचेगा। ठीक, तो इस कारण से आपको, अगर आप गलत काम करते हैं तो आपको डायरी लिखना चाहिए, ताकि आपका जितना भी खराबी है आप में से खत्म हो जाए। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं कि अगर इसमें सच्चाई नहीं है तो डायरी का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप उसमें डायरी में अगर सच बात नहीं लिख रहे हैं, अपने बारे में सच्चाई नहीं लिख रहे हैं, तो आप डायरी नहीं लिखिए, बिना मतलब के आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ओके, लेखक कहते हैं कि डायरी लेखन मेरे लिए एक जलता हुआ जंगल है, ठीक है ना। और लेखक फिर कहते हैं कि जो मैं डायरी लिखता हूँ तो वो मेरे लिए एक क्या है, जलता हुआ जंगल है। ओके, इस बात को ध्यान में रखेंगे। समझ में आ रहा है तो लाइक कर देंगे। आगे है
हर्चना कौन है, उसकी क्या पहचान है? हर्चना कौन है और उसकी क्या पहचान है? तो चलिए देख लेते हैं कि हर्चना एक गरीब स्कूली छात्र है जो राष्ट्रीय पर्व के दिन झंडा तोलन के समय राष्ट्रगाना को दोहराता है। ओके, चलिए छोटा सा आंसर इसका कि हर्चना कौन है? तो हर्चना एक गरीब स्कूली छात्र है जो राष्ट्रीय पर्व के दिन झंडा तोलन के समय राष्ट्रगान को दोहराता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, विद्यार्थी को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए? ठीक, और ये एक लेख और एक पत्र से लिया गया है कि विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए। भगत सिंह बोलते हैं कि लेना ही चाहिए। ठीक, क्यों लेना चाहिए? चलिए भगत सिंह बताते हैं कि भगत सिंह कहते हैं कि अपने आने सॉरी विद्यार्थी आने वाले कल के भविष्य, विद्यार्थी क्या है? आने वाले कल के भविष्य है। वो अभी युवा है और उसमें नई खून है, इसलिए वह देश को बचाने के लिए अपने जान को भी कुर्बान कर सकते। ओके, यहाँ पर विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेने के लिए कह रहे हैं भगत सिंह। ओके, इस देख लीजिए, लेने के लिए कह रहे हैं, तो इसमें लेने के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों लेने के लिए एकदम वो प्रेशर ही डाल रहे हैं सारे विद्यार्थी पर कि आपको लेना ही चाहिए। ठीक, तो उनका कहना में यही है कि जो विद्यार्थी है वो आने वाला कल का भविष्य, क्या है? आने वाले कल का भविष्य है और वो अभी युवा है, उसमें नया खून है, नया जुनून है, तो अपने देश को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, अपना जान तक भी कुर्बान कर सकता है। जो भी यंग है, युवा है, विद्यार्थी है, विद्यार्थी यानी यंग ही होगा। ओके, तो इसलिए वो विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते रहे हैं। ठीक, चलिए आगे 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 12 नंबर है, रोज कहानी की मालती ने किताब का क्या किया था? रोज कहानी की जो मालती है उसने किताब का क्या किया था? तो चलिए देख लेते हैं। अज्ञे जी के द्वारा रचित कहानी रोज की मुख्य पात्र मालती है। मालती के पिताजी ने, यहाँ क्या छूट गया, मालती के पिताजी ने मालती को पढ़ने के लिए एक किताब दिया था। ठीक है ना, और जो मालती है वो रोज कहानी की एक मुख्य पात्र है और उनके जो पिताजी थे उन्होंने मालती को एक किताब दिया था जिसमें 20 पेज रोज पढ़ना था, परंतु मालती उस किताब का 10 पेज फाड़ कर रोज फिर फेंक देती थी। ठीक है ना, या फेंक फाड़ कर रोज फेंक देती थी, यहाँ होना चाहिए तो फिर देती थी, लिखा गया। ओके, ध्यान दीजिएगा कि जो मालती थी वो क्या थी कि एक मुख्य पात्र थी रोज कहानी की और उसके पिताजी एक किताब दिए थे। ठीक है ना, यानी वो पढ़ना नहीं चाहती थी, तो इसलिए उसके पिताजी ने एक किताब दिया और उसमें कहा कि आपको रोज 20 पेज पढ़ना है। ठीक है ना, लेकिन मालती क्या करती थी कि रोज उसका 10 पेज फाड़कर फेंक देती थी ताकि उसको कम पढ़ना पड़े। ओके, जिस कारण फिर पिताजी को पता चला तो उसको पिटाई भी लगा था। चलिए आगे देख लेते हैं। पुत्र को छौना कहने का क्या भाव छिपा है? ठीक है ना, यानी पुत्र को छौना कहने का क्या भाव छिपा हुआ है, और ये पुत्र वियोग कविता से लिया गया है जो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया। ओके, तो छौना हिरण का छोटा बच्चा होता है। छौना क्या होता है? हिरण का छोटा बच्चा होता है। वह बहुत ही प्यारा और शरारती होता है। माँ अपने बच्चे को दुलार से छौना बुलाती है और यही सब कारण है कि माँ अपने बच्चे को प्यार से दुलार से छौना बुलाती है। ओके, यानी छौना का मतलब होता है हिरण का छोटा बच्चा। ठीक है ना, ये हिरण का कहीं कहीं पर आपको हिरण ही सिर्फ लिखा रहेगा, कहीं कहीं पर आपको कुछ स्पेशल जानवर का नाम लिखा रहेगा जिसका छोटा बच्चा, जो देखिए वैसा बच्चा, जानवर का बच्चा जो छोटा में एकदम क्यूट लगता हो, देखने में एकदम मासूम भोला लगता हो, उसी को कहते हैं छौना। ओके, तो छौना क्या होता है कि बच्चा जब छोटा होता है तो एकदम प्यारा और शरारती लगता है। ठीक है ना, और इसी कारण से माँ अपने बच्चे को दुलार से छौना बुलाती है। ठीक, चलिए, यानी वो अपने बच्चे को एकदम दुलारा प्यारा क्यूट सा समझती है। आगे, ब्रज भाषा के प्रारंभिक कवि कौन है? ब्रज भाषा के प्रारंभिक कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर है। ठीक है, कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक, ये ब्रज भाषा के प्रारंभिक कवि है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है,
उषा शीर्षक कविता के भाव को स्पष्ट करे। उषा शीर्षक है जो आपका उस कविता का भावार्थ स्पष्ट करे, भाव स्पष्ट करे। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा चैप्टर था। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा कविता में कवि ने प्रकृति के सुंदरता को बेहद खूबसूरत बताया है। कवि ने सूर्योदय के पहले आकाश को राख से लिपा हुआ चौका के समान बताया है। ओके, यानी शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं कि ये जो हमारा प्रकृति है बहुत ही सुंदर है, बेहद खूबसूरत है, और इसमें कवि ने सूर्योदय के समय जब सूर्य निकलता है उस समय के आकाश को राख से लिपा हुआ चौका के समान बताते हुए बोले हैं कि ये बहुत ही सुंदर लगता है। जब सूर्योदय से पहले आकाश को देखिएगा और धीरे धीरे सूर्योदय होता है तो ऐसा लगता है कि मानो कि नीले जल में से कोई सुंदरी नहाकर, कोई कन्या अप्सरा नहाकर निकल रही हो। ठीक, और सूरज को यहाँ पर सुंदरी का रूप दिया गया है। ओके, समझ में आ रहा है तो एकदम लाइक करते चले। आगे है, मानक स्वयं को बहसी और जानवर से भी बढ़कर क्यों कहता है। ओके, और ये सिपाही की माँ चैप्टर से लिया गया है। ठीक, देख लीजिए, मानक स्वयं को बहसी और जानवर से बढ़कर दुश्मन के लिए कहता है। किसके लिए कहता है? दुश्मन के लिए। वो कहता है कि मैं अपने दुश्मन के लिए बहसी और जानवर से भी बढ़कर हूँ। ओके, क्योंकि वह दुश्मन को नहीं मारेगा तो दुश्मन उसे मार देगा। सही बात है, अगर आप जंग में गए हैं, अगर आप दुश्मन को नहीं मारते तो दुश्मन आपको मार देगा। इसलिए यहाँ पर जो मानक है वो कहता है कि मैं बहुत ही बड़ा बहसी और जानवर हूँ या उससे भी बढ़कर हूँ, क्योंकि अगर मैंने दुश्मन को न मारा तो दुश्मन मुझे मार देगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। 17 नंबर है, तुमुल कोलाहल कलह में कविता का भावार्थ लिखे। तुमुल कोलाहल कलह में जो कविता है उसका भावार्थ लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं कि प्रस्तुत कविता में जयशंकर प्रसाद ने इस दुनिया में धोखाधड़ी, शोषण और झगड़े को बखूबी दिखाया है। ओके, यानी जो जयशंकर प्रसाद है उन्होंने इस दुनिया का धोखाधड़ी, शोषण, झगड़े को बहुत ही अच्छे रूप से इस कविता में दर्शाया है। चलिए आगे देख लेते हैं। किसी भी मुल्क की जनता को उसको रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। ठीक है ना, यानी कोई भी मुल्क है, कोई भी देश है, वहाँ की जनता को क्या चाहिए अपने सरकार से? ठीक, क्या चाहिए? तो रोटी, कपड़ा, मकान, यही सब पर दुनिया टिका हुआ है। ओके, आगे है, उन सब का चेहरा एक ही होता है और पीड़ाएं भी एक ही होते हैं। यानी वो जो भी लोग पीड़ित होते हैं वो सभी एक ही तरह लगते हैं और उनकी पीड़ा भी क्या होती है? एक ही प्रकार की होती है। उनका संघर्ष एक होता है और सबको अमन और भाईचारा चाहिए। ओके, और वो सब क्या करते हैं कि भाईचारा और अमन के लिए संघर्ष करते रहते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान के लिए संघर्ष करते रहते हैं। ठीक, और इसी दुनिया में उन्हीं के खिलाफ धोखाधड़ी, शोषण, झगड़ा को इस चैप्टर में दर्शाया गया है। ठीक है, पीड़ितों के बारे में बताया गया है, शोषित के बारे में बताया गया है, और वो सभी क्या चाहते हैं? भाईचारा और अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं। ओके, चलिए 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कथन का भावार्थ बताएं। ओके, बहुत अच्छा है कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी से ली गई है। इस पंक्ति में मलयज जी ने यह साबित करने का प्रयास किया है कि व्यक्ति यथार्थ को जीता भी है और यथार्थ को रचता भी खुद है। ओके, यानी ये हंसता हुआ मेरे अकेलापन से लिया गया है और इसमें बताया गया है कि मनुष्य जो है खुद ही यथार्थ में जीता है और खुद ही अपना एक गुण, एक प्रतिष्ठा को रचता है। ओके, यथार्थ मनुष्य के जीवन का कड़वा सच है। यथार्थ क्या है? मनुष्य के जीवन का एक कड़वा सच है। मलयज कहना चाहते हैं कि उनके बच्चे उनकी रचना है और वे यथार्थ है। लेखक पारिवारिक मोह माया से घिरे हुए हैं। ओके, और यहाँ पर ये बताते हैं कि मैं मलयज हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो
मेरे बच्चे वही मेरी रचना है और मैं एक प्रकार का यथार्थ हूँ और मैं अपने पारिवारिक मोहमाया से घिरा हुआ हूँ। ओके, चलिए अब 19 नंबर देख लेते हैं। 19 नंबर है कि व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। इस कथन का क्या भावार्थ है बताएं। ठीक है, यानी इस कथन का भावार्थ बताएं। तो चलिए देख लेते हैं इसका भावार्थ क्या है। प्रस्तुत पंक्ति संपूर्ण क्रांति से लिया गया है, जो जयप्रकाश नारायण के द्वारा भाषण में बोला गया था। ओके, जब जयप्रकाश नारायण के द्वारा भाषण में बोला गया था। ओके, आगे है, आंदोलन के दौरान कुछ लोग चाहते थे कि जयप्रकाश नारायण और इंदिरा गांधी में मित्रता हो जाए। ओके, क्या होता है कि जब ये भाषण दे रहे थे, ओके, गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में, तो बहुत लोग चाहे कि सोचे कि जयप्रकाश नारायण और इंदिरा गांधी के बीच में मित्रता हो जाए, दोस्ती हो जाए। लेकिन क्या हुआ देख लीजिए। लेकिन जयप्रकाश जी ने साफ साफ कह दिया कि मुझे झगड़ा उनसे नहीं है, बल्कि उनकी गलत नीतियों, सिद्धांतों और कार्यों से झगड़ा है, क्योंकि यह सब गलत नीति, गलत सिद्धांत, कार्य देश को बर्बाद कर रहा है। ओके, और फिर जब लोग चाहे कि इंदिरा गांधी और जयप्रकाश नारायण का मित्रता हो जाए, उन दोनों में दोस्ती हो जाए, मिलाप हो जाए, तो उन्होंने साफ साफ अपने भाषण में कह दिया है कि उनका किसी से झगड़ा नहीं है, उनका किसी से झगड़ा नहीं है, बल्कि उनका झगड़ा है गलत नीतियों से, सिद्धांतों से, कार्यों से। ओके, क्योंकि यही गलत नीति, सिद्धांत, कार्य देश को एक दिन बर्बाद करके रख देगा, इसलिए वो गलत नीतियों से झगड़ा करते, गलत सिद्धांतों से झगड़ा करते, न कि किसी व्यक्ति, किसी नेता से करते। ठीक है ना, यही है ऊपर क्वेश्चन का भावार्थ। ओके, चलिए 20 नंबर देखते हैं। शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। ओके, और इसका भावार्थ हमको अभी बताना है, यानी यहाँ पर इस कथन का भावार्थ बताए, ऐसे आपको रहेगा। ओके, तो बहुत ही अच्छा बात है, ठीक है ना, और बहुत ही भावुक कर देने वाला बात है। तो चलिए देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां पुत्र वियोग कविता से ली गई है। इस कविता में कवि ने, यानी कवित्री ने, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है, तो एक स्त्री तो कवित्री होना चाहिए। तो कवित्री ने माँ का प्यार अपने बच्चों के प्रति बखूबी दिखाया है। ओके, क्या क्या है कि अपने प्यार को, माँ बच्चे के प्रति माँ का प्यार को बहुत ही अच्छे से दर्शाया है, बखूबी बताया है। आगे है, एक माँ अपना सब दुख भूल कर बच्चों की एक आवाज़ सुनकर बच्चों के पास कैसे दौड़ी चली आती है, इसीलिए कहा गया है कि नारी त्याग की देवी होती है। ठीक, की छूट गया, नारी त्याग की देवी होती है। ओके, तो आप सभी को इस समझ में आ गया है कि इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताती है कि शीत न लग जाए इस भय से उसको मैंने गोद से ना उतारा। ओके, यानी ठंड न लग जाए इसलिए मैंने हमेशा उसको गोद में और जो भी लपेट सपेट के रखा, ताकि उसको ठंड न लग जाए। और जब भी उसने माँ कहकर मुझे पुकारा, मैं दौड़ कर उसके पास अपना सारा काम धाम छोड़कर, अपना सारा दुख सुख छोड़कर उसके पास पहुंच गई। कहीं ना उसको मेरी ज़रूरत हो, कोई काम हो मुझसे, इसलिए वो दौड़ी चली आई। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का बच्चा उनसे बिछड़ जाता है, उसका मृत्यु हो जाता है। ओके, इस कारण इस दुख में ये कविता लिखती है। ओके, चलिए अगला है कि हार जीत शीर्षक कविता का भावार्थ बताएं। हार जीत शीर्षक कविता का भावार्थ बताएं, तो देख लीजिए। हार जीत शीर्षक कविता के कवि अशोक वाजपेयी है। इस कविता में कवि ने झूठ को उजागर किया है। झूठ को उजागर किया है। कवि कहते हैं कि भोली भाली जनता को बताया जाता है कि युद्ध में उनकी सेना विजय होकर लौट रही है, जबकि शहर के नागरिक को यह भी नहीं पता है कि यह युद्ध किनके बीच हो रहा है। सत्ताधारी लोग जनता को वास्तविकता से दूर रखते। ओके, और इस बात को तो आपको पता ही चल गया कि कैसे जो सत्ताधारी है वो लोग क्या करते हैं कि जनता को
वास्तविकता से दूर रखते हैं, उनको कुछ बोलकर दिलासा दे देते हैं। ओके, चलिए 22 नंबर देखते हैं, लास्ट प्रश्न है, एकदम समझ लेंगे अच्छा से। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? तो भगत सिंह ने देश की सेवा के लिए दी गई फांसी को एकदम सुंदर मृत्यु कहा। तो अब ये एक लाइन में आंसर है, आप इसको अच्छा से लमड़ा सकते हैं कि भगत सिंह के द्वारा सुंदर मृत्यु वो होती है जो देश के सेवा के लिए फांसी दी जाती है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, देश सेवा के लिए दी गई फांसी को भगत सिंह के द्वारा सुंदर मृत्यु बताया गया है। ओके, तो आप इसको अपना तरीका से जितना लमड़ाना चाहते हैं लमड़ा कर लिख सकते हो। ओके, तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। ओके, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अब बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दे। अगर आपको ये चीज़ जो अभी आप पढ़े हैं इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको एकदम फ्री में हर चीज़ का पीडीएफ मिलेगा। ओके, और एकदम फ्री पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम से जुड़ना ही पड़ेगा। ओके, अगर किसी भी चीज़ का दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आपको मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। ओके, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सके, अच्छे मार्क्स ला सके। ओके, तो आज भर के इतना ही। गुड बाय, जय हिंद।